सर, आज के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए। अ, जानकारी तो बहुत लोगों को है, लेकिन फिर से आपको जानकारी चाहिए, इसके लिए धन्यवाद। विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग को यह दायित्व दिया गया था कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्म जयंती मनाई जाए। हम लोगों ने प्रयास किया कि उनकी जन्म जयंती मनाई जाए और जन्म जयंती के दिन एक सार्वजनिक अवकाश का दिन है। सार्वजनिक अवकाश के दिन और वैसे भी आप जानते हो कि हिंदुस्तान पर्व त्योहार का देश है, तो यहाँ तो सभी पर्व और त्यौहार रहते ही हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से संपर्क स्थापित किया और उनका स्मृति दिवस 8 अक्टूबर को है, इसलिए आज उन्हें श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए और ये हुआ कि एक राज्य स्तरीय विचार गोष्ठी का आयोजन। उस क्रम में हमने पैट्रन जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रोफेसर आर.वी. ठाकुर हैं, जो अर्थशास्त्र विभाग के विभाग अध्यक्ष रह चुके हैं, वो वे पैट्रन हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर चेयर के। हमने उनसे संपर्क किया और एक और चेयर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चेयर, उसके भी पैट्रन डॉक्टर अनिल कुमार झा सर। इन दोनों से जब बात हुई तो इन लोगों ने कुछ बड़े नेताओं का नाम, जो नामची हस्ती हैं, उनके बारे में कहा और यह एक राज्य स्तरीय संगोष्ठी का रूप ले लिया। हमारे छात्र छात्राओं ने, शोधार्थियों ने रात दिन मेहनत करके अपने ही डिपार्टमेंट से इसका ब्रोशर तैयार किया, सॉफ्टवेयर निकाला, आलेख जमा किए और उसमें 60 से अधिक एब्स्ट्रैक्ट प्राप्त किया। यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो गया और लगभग 150 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। मैं सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। रही बात जो जयप्रकाश नारायण के चिंतन का, उनके दर्शन का, उनके विचारों का और उसकी महत्ता का, आज दुनिया बदल रही है। ICT का ज़माना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, युवा पीढ़ी के पास अब वक्त नहीं, जिसे वर्मा सर बार बार कहते हैं, यह ट्रेड, टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी का ज़माना है। और ये सब ट्रेड, टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी जो कॉमर्स के हमारे शोधार्थी और प्राध्यापक हैं, वे सभी जानते हैं इस व्यापार के ज़माने में जो व्यापार हमारे गांव के छप्पर तक पहुंच गया है, वैसे स्थिति में ट्रेड और टेक्नोलॉजी को कैसे मानवीय मूल्यों से लैस किया जाए। लाश की कीमत पर भी अगर ट्रेड चलता है, व्यापार चलता है, तो वह अमानवीय है। अगर विश्व शांति खतरे में है तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि विश्व शांति ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूल्य साबित होगा। इसलिए ट्रेड, टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी के ज़माने में मुझे लगता है कि उन मूल्यों को पुनः स्थापित करने की जरूरत है, जिन मूल्यों पर चलकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने एक बहुत बड़ी यात्रा तय की। मैं बार बार कहता हूँ कि मार्क्स के बाद लेनिन, माओ, होचिमिन जो एक्सपेरिमेंट, आप जानकर आश्चर्य करोगे कि लोकनायक केवल लोकनायक नहीं, महान प्रयोगधर्मी थे और उनका प्रयोग निरंतर चलता रहा। प्रयोग इसलिए चलता रहा कि 18 वर्ष की अवस्था में असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं और फिर अमेरिका जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और कार्ल मार्क्स, लेनिन, ट्रॉट्स्की और रोजा लुक्सेमबर्ग के विचारों से प्रभावित होते हैं। फिर आते हैं तो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हैं और कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं, वैचारिक यात्रा आगे चलती है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ प्रथम विनू मशानी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ काम करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि यह समाजवाद से नहीं, अब ये समाजवाद से सर्वोदय की ओर जाना है और फिर सर्वोदय और अंत्योदय की बात करते हैं, भूदान आंदोलन की बात करते हैं। तो आप देखो इस तरह से वह असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भूदान आंदोलन और उसके बाद संपूर्ण क्रांति की बात, इतना बड़ा प्रयोगधर्मी, इतना बड़ा क्रांतिकारी 20वीं सदी में, और उसके बाद देखना बेमिसाल। मैं आपको कहता हूँ कि जिस तरह से राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं इस देश में, और उस परिवर्तन में अगर किसी के विचार का अहम भूमिका है, वह लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों का है। वह सही है या गलत है, या
वह सही दिशा में जा रही है राजनीति या नहीं जा रही? अगर वह सही दिशा में राजनीति नहीं जा रही है तो 5 वर्ष पर शराबबंदी पर एक आप पीरियडिक इलेक्शन में आप अपना मत दे सकते हो। और उन्होंने कहा था कि लोक शिक्षण को महत्वपूर्ण बनाना है, मतदान महत्वपूर्ण है, लेकिन मत की महत्ता को स्थापित करना ही लोक शिक्षण की जिम्मेवारी है। आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिस्टर यादव, राजनीति विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय का धन्यवाद। लोक नीति बनाम राजनीति को आप किस संदर्भ में देखते हैं? आज जैसे प्रोग्राम था कि जयप्रकाश नारायण के दृष्टिकोण में लोकनीति और राजनीति के ऊपर विमर्श था, जिसमें सिद्दीकी जी और मेहता जी आए थे और इसमें काफ़ी शोधार्थी और छात्रों का इस फेस्टिवल के सीज़न में भी इतने संख्या में शोधार्थी का आना और छात्रों का उपस्थिति होना, वो भी 5 बजे तक काफ़ी अच्छा रहा, उत्साहपूर्वक रहा। जहाँ तक बात है कि जयप्रकाश नारायण की, तो उनको आप उनके जीवन की जो है कि आप देखिएगा कि उनके खुद के मतलब जो आइडियोलॉजी है, उनका थिंकिंग है और काम करने का तरीका है, समय के साथ बदलते रहा। जैसे वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए, उसके बाद भारत के स्वतंत्रता के बाद वो सक्रिय राजनीति से लगभग संन्यास लेने के मूड में थे, क्योंकि वो समाजवाद के समर्थक थे। और जब उनको लगा कि ठीक है, देश सही दिशा में चल रही है तो मुझे क्या ज़रूरत है, तो वो संन्यास की तरफ मुड़े। लेकिन जब इंदिरा गांधी के समय में जब देश में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुछ ऐसी सिचुएशन हुई और जिसमें खासतौर पर युवा और छात्र को लेकर के मतलब पूरा देश में खासतौर पर गुजरात और बिहार में आंदोलन की शुरुआत हुई, तो उसको नेतृत्व को लेकर, क्योंकि वो छात्र की जो आंदोलन था, विद्यार्थी का आंदोलन था, वो नेतृत्व विहीन था, तो उसको कुछ ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो उनको लीड कर पाए। लेकिन जेपी को खासतौर पर युवाओं को, जैसे आज के पीढ़ी में भी आप देखते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो युवाओं को बोलते हैं कि अरे आप क्या पूरा दिन आप मोबाइल में बिताते हो, तो आप क्या जानते हो। ऐसा ही जेपी का भी मानता था कि आज का जो यूथ है उनमें नैतिकता नहीं है, आदर्श नहीं है, सहनशीलता नहीं है, ईमानदारी नहीं है। लेकिन जब पटना में जाकर जेपी से छात्रों का समूह ने जाकर मिला, तो जेपी कुछ आश्वासन दिए कि ठीक है, आप लोग मेरे अनुसार, मेरे डायरेक्शन में आप यदि काम करना चाहते हो तो कुछ शर्तें हैं। तो इस तरह से एक स्टूडेंट आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई, जिससे गुजरात में आपको काफ़ी मतलब परिवर्तन देखने को मिला और पूरा देश में एक ऐसा माहौल बन गया जो शायद 5 से 10 साल लगता है माहौल बनने में। उसने जेपी के नेतृत्व संभालते ही कुछ ही महीनों में एक ज़बरदस्त बदलाव आया और ऐसा हुआ कि सरकार, मतलब केंद्र सरकार को इमरजेंसी लगवाना पड़ा। उसके बहुत सारे कारण थे, जिसमें तत्कालिक कारण जयप्रकाश नारायण का छात्रों की राजनीति को नेतृत्व प्रदान करना था। और उसने आपको संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। ये बोला कि क्रांति किसी हम एक फील्ड में करने से नहीं होगा, आपको सांस्कृतिक हो गई, धार्मिक हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, इकोनॉमिक बेस पे हो गया। इस तरह से उसने आपको क्रांति का आह्वान किया, जो लोहिया के सप्त क्रांति से मिलते जुलता रहा है, जो आज के वक्ताओं ने भी इसी का जिक्र किया। तो मतलब जेपी को हम यदि समझते हैं तो उनको लोहिया हो गए, गांधी जी हो गए। और भारत की नज़र में, जैसे क्योंकि पहले तो मार्क्सवाद से भी मतलब प्रभावित थे, बाद में उसने समाजवाद की तरफ आया और उनका ये था कि पार्टी की जो बढ़त है, पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात करते थे। और उसी के संदर्भ में जो आज का विषय था, राजनीति से लोकनीति, इसका मोटा मोटी आप ये समझिए, जो एलिटिस्टिक जो क्लास की जो पॉलिटिक्स होती है वो राजनीति होती है, और जो लोकनीति होता है जो पीपल सेंट्रिक होता है, जो ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं, उनकी जो समस्याएं जस की तस आज भी बनी हुई है। जेपी के गुजरने के बाद मतलब जनता पार्टी बनी, जीत हुई, लेकिन जेपी बहुत दिन तक नहीं रह पाए। फिर वो जो जनता पार्टी था वो कितने भागों में विच्छेदित हो गया। और आज भी जो सब उस टाइम की जो संपूर्ण क्रांति का डिमांड था, जो मतलब सामने समस्याएं थी, आज भी जस की तस बनी हुई है। और पता नहीं आने वाले समय में कब, मतलब क्योंकि जेपी के नाम पे तो सब सेमिनार करते हैं, सभी जगह सभी नेता उनको पूछते हैं, सभी धार्मिक मतलब जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो मतलब उनकी पुण्यतिथि और स्मृति दिवस मनाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनके मतलब दिखाए हुए रास्ते पर चलना बहुत दूर की बात है। जहाँ तक रही बात जेपी की, तो जेपी मतलब सत्ता से ऊपर थे और उनको जब ऑफर भी किया गया तो उसने कहा कि नहीं, मुझे पद की लालसा नहीं है। ये आपको बहुत गिने चुने लोगों में भारत में देखने को मिलेगा, जैसे गांधी हो गए हैं और आपको जेपी हो गए हैं, जो सत्ता से दूर रह कर के भी इतना अपना प्रभाव छोड़े। इसीलिए आज 8 तारीख को उनका स्मृति दिवस है। मैं तो अभी शोधार्थी हूँ और उनके बारे में और मुझे अध्ययन करने का मौका मैं बस इतना जानता हूँ
कि नैतिकता ज़रूरी है राजनीति में, और ग्रासरूट लेवल पर जो लोग हैं उनकी समस्याएं 10 के 10 स्वतंत्रता के बाद बनी हुई है, उनकी समस्या का समाधान और राजनीतिक सुधार कैसे हो, इसके बारे में जेपी का बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। उनको पढ़ना चाहिए, हर एक शोधार्थी विद्यार्थी को पढ़नी चाहिए और उसे नेताओं को भी आत्मसात करनी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। जय हिंद। आपका परिचय? मैं रामकृपाल अमर, अभी राजनीति विज्ञान विभाग में रिसर्च स्कॉलर हूँ और अभी मैं जीआरएफ के थ्रू मुझे मतलब भारत सरकार से छात्रवृत्ति मिलती है और मैं प्रयास करता हूँ कि कम से कम इस राजनीति एरिना में मैं इस चीज़ को समझने का प्रयास करूँ कि मतलब जो पॉलिटिकल डिस्कोर्सेज इंडिया है वो किस तरह से मतलब बहुत बहुआयामी चीज़ें हैं जिनको जानने के लिए बहुत अध्ययन की ज़रूरत है और इस अध्ययन की राह पे हम लोग चल रहे हैं। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के बारे में आप अपने विचार को व्यक्त कीजिए। आज राजनीति विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग में एक राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया था। सेमिनार का जो विषय वस्तु था वो लोक नीति बनाम राजनीति, जयप्रकाश नारायण के नज़रों में। चूँकि आज जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पे हमारे विभाग में उनके आदर्शों को याद करते हुए हमारे बीच मौजूद थे बिहार सरकार के 2 पूर्व मंत्री मौजूद थे, वर्तमान में वो एमएलसी हैं, जिनमें श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी और श्री आलोक मेहता जी, और उसके साथ ही हमारे विभागाध्यक्ष महोदय जो मंच का संचालन कर रहे थे, डॉक्टर मुनेश्वर सर और डॉक्टर मुकुल बिहारी वर्मा सर मौजूद थे, और डॉक्टर मनोज सर और साथ ही डॉक्टर रघुवीर सर और मैम नीतू मैम का भी इसमें पर्याप्त सहयोग था। इस सेमिनार में, राज्य स्तरीय सेमिनार में जो विषय प्रस्तुत किया गया था, उस विषय पर विचार करते हुए हमारे सामने कई प्रकार के बिंदु उभर कर आए। उनमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जयप्रकाश नारायण के जो आदर्श और विचार थे, जो सप्त क्रांति और संपूर्ण क्रांति के माध्यम से अभिव्यक्त हुई थी, क्या हम उन विचारों का अभी भी पालन कर पा रहे हैं, या आज के वर्तमान समाज में और वर्तमान राजनीति में वो विचार कितने प्रासंगिक हैं। एक विचार ये भी उभर के आया कि हमने राजनीति तो चुन ली, लेकिन हम वो क्रांति नहीं कर सके। व्यवस्था बदली, बस सत्ता का हस्तांतरण हुआ, लेकिन वो क्रांति नहीं सफल हुई। एक विचार ये भी उभर के आया कि जयप्रकाश के नारायण के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हम ही विद्यार्थियों में से, छात्र छात्राओं में से जयप्रकाश नारायण के विचारों पे चलने वाले लोग अगर आगे आते हैं तो क्रांति हो सकती है, एक बदलाव हो सकता है। तो ये बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि हमारे सामने आज उस प्रकार की भली परिस्थितियां नहीं है जो जयप्रकाश नारायण के समक्ष थी, लेकिन उससे बड़ी परिस्थितियां मौजूद हैं। तानाशाही के कई स्वरूप मौजूद हैं और इस स्वरूप को से लड़ने के लिए हमें उनके विचारों की सख्त आवश्यकता है। आपका परिचय? मेरा नाम अमिनेश कुमार है और मैं राजनीति विज्ञान विभाग में शोधार्थी हूँ। लोकनीति बनाम राजनीति को आप किस संदर्भ में देखते हैं? लोकनीति बनाम राजनीति, जो जैसे कि आज मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में सेमिनार हुआ था, उसमें हमारे बहुत ही अच्छे वक्ता आए हुए थे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो भी आए हुए थे। तो उनका जो कथन था कि जिस तरह से पहले की राजनीति थी, जिस जेपी के टाइम का जो राजनीति, अभी के टाइम की जो राजनीति है, दोनों में बहुत ही अंतर है। अगर उस समय राजनीति एक तरह से देखा जाए तो समाज के प्रति जो जागरूकता होती थी, समाज के लिए काम करते थे, लेकिन अभी की जो राजनीति है वो अपने स्वार्थ के लिए लोग काम करते हैं, ना कि समाज के प्रति उनका काम। तो इस तरह की जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से हमारे जो पूर्व मंत्री आए हुए थे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, उन्होंने कहा कि भैया अगर अभी जेपी जिंदा रहते तो वो जहर खा के मर जाते, ऐसे उन्होंने कहा। क्योंकि जो अभी की व्यवस्था है, लोग क्या करते हैं, फंड अपने इकट्ठा कर रहे हैं, अपना सेल्फ देख रहे हैं, ना कि समाज के कल्याण में सोच रहे हैं कि समाज कैसे आगे बढ़ेगा। गांधी हमारे कहे थे कि जब हम निचली स्तर के लोगों को उठाएंगे तो हम ऊपर वाले जो हैं वो खुद ब खुद आगे बढ़ते चलेंगे। तो गांव को उठाइए, और जेपी का भी यही कहना था कि नीचे वाले को आप उठाइए, जिसके वजह से जेपी की इतनी बड़ी अच्छी आंदोलन रही है। और आज बिहार अगर बहुत ही बेहतर लेवल पर या जहाँ तक अच्छी है, तो जेपी का योगदान कहा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है। अगर जेपी बिहार के आंदोलन में अगर सहयोग नहीं देते तो आज बिहार की स्थितियाँ बहुत ही दयनीय स्थिति पे होती। आपका परिचय? मैं केशव कुमार चौधरी, राजनीति विज्ञान विभाग का रिसर्च स्कॉलर हूँ। नमस्कार। आज
हमारे विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग में एक राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया था जो सफल रहा। हमारे यहाँ कुलपति थे डॉक्टर एस पी सिंह। उनके समय में ये व्यवस्था चली थी कि साल में हम किसी किसी की जयंती पर या कोई भी ऐसे महापुरुष थे जिनके जन्मतिथि या पुण्यतिथि पर कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो पहले विश्वविद्यालय मुख्यालय हमारे यहाँ क्या करते थे मिथिला विश्वविद्यालय। तो उनका ये सुझाव आया कि जिस भी महापुरुष से संबंधित उनका विभाग है उस विभाग को एक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दिया। तो उनके समय में क्या हुआ कि हमारे मिथिला विश्वविद्यालय में जितने भी प्रोग्राम आयोजित होते थे विभिन्न विभागों को दे दिया गया, उनका दायित्व दे दिया गया कि आपके तत्वाधान में ये चीज़ आयोजित होगा। बाद में कालांतर में चलकर ये व्यवस्था बनी कि इसको एक मूर्त रूप देने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के रूप में हम लोग इसको बनाने लगे। इसका फ़ायदा हमें दो जगह मिलता है। आपको याद होगा कि हमारे मिथिला विश्वविद्यालय में जब डिस्टेंस हटी थी उसका सबसे बड़ा कारण था कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल सेमिनार जो था बहुत ही कम हुआ था, जिसके कारण सबसे प्रथम बार हमारी जो डिस्टेंस की व्यवस्था थी उसे छीन गई थी। तो इसी के फलस्वरूप ऐसा व्यवस्था किया गया कि सेमिनार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, बच्चे इसके माध्यम से ज़्यादा कुछ सीख सके, कई वक्ताओं को सुन सके। उसी के तहत, उसी नियमावली के तहत आज हमारे विभाग में ये सेमिनार हुआ जिससे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। और जो नैक की ग्रेडिंग होती है हमारे यहाँ, उस नैक की ग्रेडिंग में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो नैक की टीम आती है वही चीज़ चेक करती है जिसका कॉलम 6 है बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 में। उसके तहत भी प्रावधान है कि आपने कितने स्टेट, इंटरनेशनल और नेशनल सेमिनार किए, उसके आधार पर हमें ग्रेडिंग मिलती है और सिंडिकेट में उसी हिसाब से हमारा बजट पास होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय कुमार झा, स्टूडेंट राजनीति विज्ञान। आज के सेमिनार के बारे में सर आप अपना वक्तव्य दीजिए। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर अध्ययन पीठ के तत्वावधान में विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने आज एक दिवसीय संगोष्ठी सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस संगोष्ठी का विषय था जेपी की दृष्टि में लोकनीति बनाम राजनीति। इसमें माननीय श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, माननीय श्री आलोक कुमार मेहता जो कि क्रमशः बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, सरस्वती में पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, और हमारे संकाय अध्यक्ष सामाजिक विज्ञान प्रोफेसर प्रभाष चंद्र मिश्रा सर, संकाय अध्यक्ष मानविकी प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह सर उपस्थित थे। चंद्रभानु बाबू ने बीच भाषण भी दिया। प्रभाष चंद्र मिश्रा सर ने भी अपनी बात रखी। और हमारे जो चेयर स्थापित किया गया कर्पूरी ठाकुर चेयर, कर्पूरी ठाकुर अध्ययन पीठ, उसके संरक्षक प्रोफेसर रामभर ठाकुर जो कि पूर्व में विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष रह चुके हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवा दे चुके हैं, वो भी आए थे। और कुल मिला के बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर भुवनेश्वर यादव ने मन संचालन किया। माननीय श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अध्यक्षता की और कई महाविद्यालयों से बीआरपी कॉलेज समस्तीपुर से सबसे आई, LKBG कॉलेज ताजपुर से पुष्टा मैडम आई थी, और वहाँ जयनगर से ओम कुमार सिंह आए थे, और लोकल कॉलेज SCM कॉलेज के भी टीचर आए थे। तो कई कॉलेजों के शिक्षकों ने भाग लिया। और मधेपुरा विश्वविद्यालय कुछ शरणार्थी आए हुए हैं, उन्होंने भाग लिया बाकायदा रजिस्ट्रेशन करा के। और हमारे महाविद्यालय के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो कई लोग हुआ है पूरे बिहार से, और बिहार के कई हिस्सों से लोग आए भी हैं। और हमारे विभाग के जो शोधार्थी हैं, जो छात्र छात्राएँ हैं, भी कुछ छात्र छात्राएँ भी हैं, वो सब लोगों ने मिलकर लिया। तो ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम था और बौद्धिक कार्यक्रम था, जिसमें कि राजनीति की ज़मीनी हकीकत को भी जानने समझने का मौका मिला, क्योंकि कुछ राजनीतिक लोग भी आए थे। इसलिए कुल मिला के कार्यक्रम शैक्षणिक था और शैक्षणिकता को मजबूती प्रदान किया। जो रियल पॉलिटिक्स, जो वास्तविक राजनीति है, वहाँ के अनुभवों ने, तो इस तरह से कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। सर आपका परिचय। मेरा नाम डॉक्टर मुकुल बिहारी वर्मा है। मैं इस आयोजन का संगठन सचिव हूँ। लोकनीति एवं राजनीति को आप किस संदर्भ में देखते हैं? आज के वक्तव्य या आज के सेमिनार से कुछ ऐसे बातों से अवगत होने का
उसके तहत जिस राजनीति की भूमिका सपना हमारे जयप्रकाश जी ने रखा था, उस राजनीति की चर्चा के लिए हम यहाँ पर एक संगोष्ठी का आयोजन विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया, जिसमें हम सभी प्रतिभागी के रूप में आए और ज्ञान अर्जन का मौका मिला। सभी ने राजनीति बनाम लोकनीति की बात जब आती है तो वाकई में यह सत्य है कि राजनीति घर से लोकनीति ही हो गई है। राजनीति जो लोकतंत्र में राजनीति की बात होती है, हम जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, महान लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं, वहाँ राजनीति लोकहितकारी नीति के रूप में आया या संविधान में उसी की चर्चा की गई है। जो आज राजनीति से लोकनीति को मुक्त होते देखा जा रहा है। राजनीति में एक ऐसी छवि को दिखाया है जो कहीं ना कहीं लोक से दूर होता जा रहा है और इसी पर जयप्रकाश जी ने अपने विचारों पर रखा था, जो आज भी प्रासंगिक नजर आ रहा है इतने दिनों बाद भी। और हम उन राजनेताओं के द्वारा जो हमारे यहाँ आज के मुख्य अतिथि थे, एमएलए और एमएलसी अब्दुल जी और आलोक मेहता जी, उनके द्वारा हमें व्यवहारिक राजनीति की जानकारी से अवगत होने का अवसर मिला और जिन गुण और गहरी बातों को जो उस राजनीतिक दल के रूप में रहकर काम करते समय उनको अनुभव होता है और हम यहाँ बैठकर उस चीज़ को बेहतर ढंग से नहीं समझ पाते, वो आज हमें अनुभव मिला समझने का। और जो व्यवहारिक किताबी चीज़ों को हम अनुभव करके आज नई चीज़ को जानने का मौका मिला और उनके द्वारा भी उस कार्यक्रम को बेहतर करने के दल विहीन राजनीति ना होकर भारत जो दलीय राजनीति में है, उस दलीय राजनीति में रहते हुए भी जयप्रकाश के सपनों को किस तरह पूरा किया जा सकता है, इसके बारे में एक सपना उनके द्वारा भी देखा गया है। और वो कुछ ऐसे राजनेता आज भी हैं जो इसको साकार करने में लगे हुए हैं और कैसे दलीय राजनीति में भी हम उस भावना को जीवंत रख सकते हैं, इस बात को उन्होंने किस प्रकार हमें समझाया गया तो हमें बहुत सराहनीय लगा और उनके उद्बोधन से हमें बहुत कुछ जानने का मौका मिला। और मैं विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग का की शुक्रगुजार हूँ। इस सेमिनार के द्वारा हमारे ज्ञान का वर्धन करने का कार्य समय समय पे किया जाता रहता है। आपका परिचय? मैं बीआरबी कॉलेज मैं बीआरबी समस्तीपुर से सबनम कुमारी राजनीति विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष तथा सहायक अध्यापिका। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आपके क्या विचार हैं? जैसा कि सर्वविदित है कि आज भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के द्वारा एक दिवसीय राज्य स्तरीय विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया और यह संगोष्ठी अपने आप में समग्र और संपूर्णता प्रदान करती है, क्योंकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ संघर्ष करने वाले, आंदोलन करने वाले और उनके साथ जीवन जीने वाले एक ऐसे नेता की उपस्थिति थी जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी रहे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी और पूर्व शिक्षा मंत्री आलोक मेहता साहब। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने उनके साथ बिताए हुए समय और उनके संघर्ष और उनके जीवन जैसा कि वो जीवन जीते थे उस ढंग से उन्होंने ऐसा विश्लेषण और जो है रेखांकित किया और जैसा एक चरित्र प्रस्तुत किया जो हम लोग उस चीज़ से अनभिज्ञ थे। लोकनायक जयप्रकाश जी राजनीति को शुचिता, पारदर्शिता और लोक कल्याणकारी बनाने के संदर्भ में जो उनकी परिकल्पना थी और शासन को लोग यानी जनता के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए
उसके संदर्भ में उन्होंने जो संपूर्ण क्रांति और सत्य क्रांति का जो विचार या अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत किया, उस अवधारणा और उस विचार को आज के वर्तमान राजनीतिक संदर्भ में उसको क्रियान्वयन और लागू करने की जरूरत है। कहीं न कहीं हम 1970 और 80 दशक की जो राजनीति थी, वह राजनीति आज 2024 के राजनीति की तुलना में काफ़ी परिवर्तन आया है। तो सवाल ये उठता है कि उस समय की जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी अशिक्षा, गरीबी, भ्रष्टाचार, स्वच्छता और राजनीति जनता के लिए वो और जनता के द्वारा वो व्यवहारिक रूप से सिर्फ सैद्धांतिक नहीं, ऐसे विचारों को आज भी लागू करने की जरूरत है। और आज भारत ही नहीं है, विश्व के कई ऐसे देश हैं जो आज अशांति के दौर से गुजर रहे हैं। चाहे रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे फिलिस्तीन, इजराइल और गाजा लेबनान का युद्ध हो, कहीं न कहीं हम राजनीति के माध्यम से, यानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों के माध्यम से हम भारत ही नहीं पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं कि शांति ही सर्वोपरि है, अहिंसा ही सही है। और हमें इन अहिंसा और शांति के माध्यम से ही जो है भारत ही नहीं पूरे विश्व को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में प्रतिष्ठित और सुप्रतिष्ठित या स्थापित किया जा सकता है। सच्चे रूप में जयप्रकाश नारायण की सिद्धांत या उनकी पुण्यतिथि भी है आज, उसके अवसर पे हम पुष्पांजलि तभी अर्पित करेंगे जब उनके बताए हुए पदचिन्हों और उनके विचारों को हम धरातल पे जो है लागू करने की कोशिश करेंगे। इस कड़ी में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग ने और उसके यशस्वी विभागाध्यक्ष और उनकी एक आयोजन टीम, जिसमें ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मुकुल बिहारी वर्मा, ट्रेजर रघुवीर जी और नीतू वर्मा और कन्वीनर के रूप में मैं था, एक अच्छी पहल उन्होंने किया है और ये पहल हमेशा चालू रहनी चाहिए। इसमें कंटिन्यूटी यानी निरंतरता बनी रहनी चाहिए ताकि समाज और राजनीति में गतिशीलता और जीवंतता बनी रहनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मैं पुनः स्मरण करते हुए उन्हें बहुत बहुत जो है बार बार जो है उनको मैं चरण स्पर्श करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं डॉक्टर मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से। जयप्रकाश की स्मृति दिवस पर आपका क्या विचार है? जयप्रकाश नारायण न केवल 20वीं शताब्दी में प्रासंगिक थे, बल्कि वो इस 21वीं शताब्दी में भी प्रासंगिक हैं। जबकि विश्व में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के परिप्रेक्ष्य में अपनी चरम सीमा पर है, ऐसे में भी जो समाज, राष्ट्र और राज्य की अवधारणा है और उसका जो महत्व है वो आज भी उतना ही बना हुआ है। लोकनायक ने सदैव ही सत्ता से विलग समाज के हित में कार्य करने को अपना समर्थन दिया और इसी का परिणाम था कि वर्षों पूर्व छोड़ चुकी सक्रिय राजनीति को जब जयप्रकाश बाबू को ऐसा लगा कि इस समय लोगों को एक नेतृत्व की आवश्यकता है जो कि सत्ता के विरुद्ध निश्चल, निष्कपट और निस्वार्थ भाव से खड़ा हो सके, तो जयप्रकाश बाबू ने बिहार के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। लेकिन आज के इस दौर में जब हम 2024 में हैं, आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा का निर्णय भी होना है कि किन्हें कितनी सीटें मिलनी हैं, और यह वर्ष भी चुनावी वर्ष ही रहा।
हम जब देखें तो लगभग हर वर्ष भारत में चुनाव हो ही रहे हैं, तो चुनावी राजनीति हावी है। एक बात तो यह है भारत में। दूसरी बात यह है कि चुनावी राजनीति में जनहित के मुद्दों को कितना महत्व दिया जाता है, इसका मूल्यांकन समय समय पर हो और सत्ता में बैठे लोग यदि सत्ता का अनुचित उपयोग करने लगे तो उनके विरुद्ध एक नेतृत्व खड़ा हो, इसकी आवश्यकता आज भी है। ऐसे में जयप्रकाश नारायण जी की प्रासंगिकता, उनके विचारों की प्रासंगिकता आज भी निश्चित रूप से बनी रहेगी। यहाँ के परिचय। मेरा नाम कुंदन कुमार खाते है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में रिसर्च